राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल में सोलू सर कॉमर्स क्लासेस में। तो आज आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ बीएमटी के लिए, जैक बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए जिनका एग्ज़ाम है 25 मार्च को। तो देखिए ये क्वेश्चन आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आप लोग का। पहला क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि 10th टर्म ऑफ द AP 25811। तो बोल रहा है कि 10th टर्म क्या होगा। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो 10th टर्म क्या होगा। तो यानी ए जो क्वेश्चन नंबर 1 है, तो ए का वैल्यू है 2। डिफरेंस आपको निकालना आता है T2 माइनस T1 यानी 5 माइनस 2। तो 5 माइनस 2 आ जाएगा 3। ऐसा मत कीजिएगा 2 माइनस 5 मत कीजिएगा, T2 माइनस T1 होता है 5 माइनस 2 यानी 3 और n यानी 10th हो जाएगा। 10th टर्म पूछा है तो आपको Tn का वैल्यू क्या है वो कैलकुलेट करना है। तो Tn इक्वल्स टू आप क्या लिखते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिखते हैं। तो Tn इक्वल्स टू लिखेंगे अब a का वैल्यू है 2 प्लस n माइनस 1 यानी 10 माइनस 1 और डिफरेंस है 3 का। तो 2 प्लस 10 में से घटा दीजिए 9, 9 या 27, 27 और 2 29 हो जाएगा। तो इसलिए आपका ऑप्शन जो है वो 29 हो जाएगा, ठीक है ना। तो देख लेते हैं कहाँ है क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन बी है 29। क्वेश्चन नंबर 2 में देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है कि इन एन AP इफ Tn इक्वल्स टू 3n प्लस 5 देन द कॉमन डिफरेंस, यानी कितना का डिफरेंस है वो आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए तो यहाँ पर जो है Tn इक्वल्स टू आपको दिया हुआ है 3n प्लस 5। तो एक बार n का वैल्यू हम लोग 1 ले लेंगे तो 3 इंटू 1 प्लस 5 तो ये आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा। एक बार n का वैल्यू 2 ले लेते हैं तो 3 इंटू 2 प्लस 5 तो ये आ जाएगा 6 प्लस 5 यानी 11 आ जाएगा। एक बार n का वैल्यू 3 ले लेते हैं तो 3 इंटू 3 प्लस 5 तो 9 और 5 14 हो जाएगा। तो देखिए पहले 8 था फिर 11 हो गया, यानी 3 का डिफरेंस हुआ, 11 के बाद फिर 14 हो गया, यानी 3 का डिफरेंस आ रहा है। तो आपका ऑप्शन देख लीजिए कहीं मैच कर रहा है क्या। हाँ, आपका कॉमन डिफरेंस जो है वो कितना है, 3 का है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया गया है कि इफ़ 70 K और 100 आर इन AP द वैल्यू ऑफ K इज़, यानी K का आपको वैल्यू पूछा है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आप है ये, तो याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो K इक्वल्स टू आप सिर्फ सिंपल लिखिएगा फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए। तो फर्स्ट टर्म आपका क्या है 70 है और लास्ट टर्म क्या है 100 है। तो आप यहाँ लिखिएगा 70 प्लस 100 डिवाइडेड बाई 2। तो 70 प्लस 100 का मतलब कितना हो गया 170 और 170 का आधा कर दीजिए यानी 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो यानी ये आ जाएगा 85 आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए ऑप्शन में आपका है क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन बी हो जाएगा 85, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। विच टर्म विल बी 27 द सीक्वेंस 5 7 9 11। तो इन्हें 27 टर्म नहीं लिखा है, 27 होगा। अगर आप इस टाइप से अगर आगे बढ़ते हैं तो 27 कितने बार में आएगा, तो आपको क्या निकालना है, n निकालना है। विच टर्म बोला है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए सॉल्व करते हैं। तो a का वैल्यू दिया हुआ है आपको 5। क्वेश्चन नंबर 4 a का वैल्यू आपको दिया हुआ है 5 है और डिफरेंस हो जाएगा 7 माइनस 5 यानी 2, यानी जो डिफरेंस है आपका वो हो जाएगा 2 का। और Tn आपको यहाँ दिया हुआ है 27 है। तो यानी n का वैल्यू क्या होगा, तो n का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो Tn का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। Tn इक्वल्स टू क्या होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। Tn के बदले में लिखेंगे 27, a के बदले में लिखेंगे 5 प्लस n तो फाइंड आउट करना है n माइनस 1 और डिफरेंस है 2 का। तो एक काम कीजिए, ये प्लस में 5 है तो इसको माइनस में लेके आ जाइए, 27 माइनस 5 कर दीजिए। और ये इंटू में 2 है तो इसको डिवाइड में लेके आ जाइए और यहाँ लिख लीजिए n माइनस 1 कर दीजिए, ठीक है। तो 27 में से 5 अगर माइनस कीजिएगा तो 22 होता है और 22 को 2 से डिवाइड कर दीजिए तो ये 11 टाइम्स में कैंसिल हो जाता है n माइनस 1। तो n का वैल्यू निकालना है, -1 इस साइड है तो आप प्लस कर दीजिए 11 के साथ। तो n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 11 प्लस 1 यानी 12 हो जाएगा आपका आंसर। तो n का वैल्यू हो जाएगा 12। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपको दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन बी हो जाएगा 12, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन भी जो बताया जा रहा है उसका आंसर यानी सोल्यूशन भी आपको समझ में आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन नंबर 5 पहले पढ़ लेते क्या लिखा है। द फर्स्ट सेकेंड एंड 7th टर्म ऑफ एन AP आर इन GP
एंड द कॉमन डिफरेंस जो है आपको दे दिया गया है 2 का है। द सेकेंड टर्म ऑफ द AP इज, तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट बोला गया है वो जो भी है वो AP सीरीज में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है। फर्स्ट टर्म मतलब T1 का मतलब क्या होता है A, उसके बाद दिया हुआ है सेकेंड टर्म मतलब T2 का मतलब क्या होता है A प्लस D होता है, और T7 बोला गया है, T7 का मतलब होता है A प्लस 6D होता है, ठीक है ना। तो ये AP में था, अगर उसको GP में लिखा जाए तो GP का जो सीक्वेंस होगा, GP में हम लोग क्या करते हैं, GP में हम लोग लिखते हैं R, यानी कॉमन रेशियो हम लोग कैसे निकालते हैं, T2/T1 मतलब A प्लस D डिवाइडेड बाई A हो जाएगा, या फिर T3 इसको मान लीजिए तो A प्लस 6D और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा A प्लस D, क्योंकि T2/T1 या T3/T2 करते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो अब इसको सॉल्व अगर करेंगे तो A प्लस D का होल स्क्वायर आ जाता है, और A को मल्टीप्लाई कर दीजिए A प्लस 6D से, तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो A प्लस B का होल स्क्वायर A स्क्वायर प्लस 2AD प्लस D स्क्वायर हो जाएगा, और A को ऐसे मल्टीप्लाई कर दीजिए A स्क्वायर प्लस 6AD हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। A स्क्वायर ये प्लस में था, इसको इधर लेके आ जाइए माइनस में, प्लस D स्क्वायर को वैसे ही रहने दीजिए, और 6AD है इधर माइनस कर दीजिए 2AD से, तो यहाँ A स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो D स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 4AD हो जाएगा। अब पुट कर दीजिए D का वैल्यू, क्योंकि आपको कॉमन डिफरेंस आपको दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस क्या है 2 का है, कॉमन डिफरेंस आपका 2 का दिया हुआ है, तो यहाँ लिखिएगा 2 का स्क्वायर और यहाँ लिखिएगा 4AD लिखा हुआ है, तो A और D का वैल्यू कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर मतलब 4 और यहाँ पर हो जाएगा 8A, तो A का वैल्यू कितना हो जाएगा 4/8 यानी 1/2 हो जाएगा A का वैल्यू। और डिफरेंस तो आपको दिया हुआ है, जो डिफरेंस है वो है आपका 2, तो आपको पूछा गया है यहाँ पर कि सेकेंड टर्म AP का क्या होगा, तो AP का सेकेंड टर्म क्या है A प्लस D, तो T2 बराबर क्या है A प्लस D, तो A का वैल्यू कितना है 1/2 प्लस D का वैल्यू है 2, एलसीएम ले लीजिए 2, 1 प्लस 2 2 जा 4 यानी 4 प्लस 1 यानी 5/2 आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए आंसर है आपका 5/2, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन A हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। जो आपको दिया हुआ तो वो AP में दिया है, तो उसको कन्वर्ट कर दिए GP में, यानी T2/T1 या T3/T2 के हिसाब से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, D का वैल्यू पुट कर दिए। तो आपको बाद में पूछा था कि AP में सेकेंड टर्म का वैल्यू क्या होगा, तो A प्लस D का वैल्यू निकाल दिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया ज्योमेट्रिक मीन ऑफ A एंड B। तो ज्योमेट्रिक मीन A और B के अगर बीच में पूछता है तो उसका फॉर्मूला होता है √AB। अगर एरिथमेटिक मीन पूछता है A और B के बीच में तो A प्लस B/2 होता है, ये एरिथमेटिक मीन के लिए, ठीक है ना। फाइंड द GM बिटवीन 2 एंड 32 आपको दिया हुआ है। फाइंड द GM बिटवीन, तो GM का जो फॉर्मूला है चलिए लिख लेते हैं। तो GM आपको क्वेश्चन नंबर 7 के लिए, तो ज्योमेट्रिक मीन इक्वल्स टू जैसा अभी फॉर्मूला है √AB, तो आप लिखेंगे 2 × 32, यानी 32 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो √64, और इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आता है 8 आता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन C सही हो जाएगा, 8 हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया गया है द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द GP लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में 2 8 यानी 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया गया तो 8 हो गया, 8 को 4 से मल्टीप्लाई 35 32, इस टाइप से अगर आप आगे बढ़ते हैं तो पांचवा टर्म को जोड़ने पर उसका वैल्यू क्या आएगा, चलिए आपको फॉर्मूला के हिसाब से सॉल्व करके बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दिया गया है कि सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म। वैसे आप इजीली इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, सब कुछ जोड़ दीजिएगा, लेकिन आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं फॉर्मूला के हिसाब से। A = 2 हो जाएगा, R आप निकालेंगे तो T2/T1 यानी 8/2 यानी कितना हो जाएगा, R का वैल्यू 4 हो जाएगा, और N आपको दिया गया है सम ऑफ 5 टर्म्स दिया है तो N कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो आपको सम पूछा है मतलब SN निकालना है आपको, ठीक है ना। तो SN का फॉर्मूला क्या होता है A × R का पावर N-1, और यहाँ होता है R-1। तो A का वैल्यू कितना है 2 है, R का वैल्यू कितना है 4, 4 का पावर N यानी 4 का पावर 5 -1 डिवाइड बाई 4 - 1 तो 2। 4 को 5 बार गुना कीजिए, 4 को 4 से गुना करते तो 16, फिर 4 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए 16,
16 को 16 से मल्टीप्लाई 256 और एक बार 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ जाएगा 1024, उसमें से एक घटा दीजिए तो आ जाएगा 1023। तो यहाँ लिखिएगा 1023, 4 में से गया 3, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 एकम 3, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 682 आ रहा है आंसर। तो देखिए आपका ऑप्शन हाँ 682 ऑप्शन ए सही है। ठीक है, वैसे आप एक तरीका और है, आप अगर ऐसे भी करना चाहेंगे तो वैसे भी कैलकुलेट हो जाता है। 2 है ये दिया हुआ है, फिर 8 दिया हुआ है, 32 दिया हुआ है। नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा, ये 2 को 4 से गुना किया है तब 8 है, 8 को 4 से गुना किया 32 है, 32 को 4 से गुना कर दीजिए तो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 128 हो जाएगा। अब 128 को अब 4 से गुना कर दीजिए, 4 अट्टे 32, 12 चौके 48, 512 हो जाएगा। ठीक है, अब इन सबको ऐड कर लीजिए तो ये 8 और 2 10, 12, 12 और 8 20, 20 और 2 22 हो जाएगा। 2 बच गया, 3 2 5, 5 2 7, 7 और 1 8 और 5 और 1 6, यानी 682। ऐसा भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, जैसा आपको ठीक लगे, आप फॉर्मूला के हिसाब से भी सॉल्व कर सकते हैं या फिर आप ऐसे इस सीक्वेंस में लिख के सबको प्लस कर दीजिए तो 682 आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको क्वेश्चन के आंसर समझ में आ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। द थर्ड टर्म ऑफ ए जीपी इज 4, द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म इज। तो प्रोडक्ट बोला गया है, फर्स्ट 5 टर्म का क्या होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन नंबर 9 तो यहाँ दिया हुआ है थर्ड टर्म ऑफ ए जीपी, तो थर्ड टर्म मतलब T3 इक्वल्स टू 4 दिया हुआ है, जीपी में दिया है मतलब AR² इक्वल्स टू 4 आप लिख दीजिए। बोला द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म, तो प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म तो मल्टीपल चॉइस है तो लिखने का आपको जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप सॉल्व कीजिएगा। प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म मतलब पहला टर्म क्या होता है A, दूसरा टर्म क्या होता है AR, तीसरा टर्म होता है AR², फिर क्या होता है AR³, फिर क्या होता है AR का पावर 4। तो 1 2 3 4 5 हो गया, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 A है तो A का पावर हो जाएगा 5, R जो है 4 3 7 2 9 और 1 10 है तो R का पावर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं AR² होल पावर 5 लिख सकते हैं, क्योंकि A को 5 से A का पावर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा और R का पावर क्या हो जाएगा 2 को 5 से गुना कर दिएगा 10 हो जाएगा। तो यानी AR² का वैल्यू तो आपको पहले से पता है ना, इसलिए इस फॉर्म में सॉल्व कर दिए तो क्या हो जाएगा 4 का पावर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो 4 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किए थे ना अब यहाँ पर, तो 1024 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए 1024, हाँ क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको दिया हुआ है द 7th टर्म ऑफ द सीरीज इन HP 1/5, 1/9, 1/13। तो इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो HP का अपना कोई फॉर्मूला नहीं है, जो भी हम लोग सॉल्व करेंगे तो HP को पहले कन्वर्ट कर देंगे हम लोग AP में। ठीक है ना, तो जैसे डायरेक्टली कन्वर्ट करते हैं क्योंकि मल्टीपल चॉइस हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो डायरेक्टली आप सॉल्व कीजिएगा। 1/5 है तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 के लिए 5 हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा 1/9 है तो 9 हो जाएगा, 1/13 है तो 13 हो जाएगा। 7th टर्म आपको पूछा गया है तो 7th टर्म क्या होगा, तो A इक्वल्स टू 5 लिख लीजिए। डिफरेंस क्या हो जाएगा T2 - T, 9 में से 5 माइनस कीजिएगा तो 4 हो जाएगा और n आपको दिया हुआ है 7, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है TN। तो TN का फॉर्मूला क्या होता है A + n - 1 इंटू D होता है। तो A का वैल्यू हो गया 5 + n हो जाएगा 7 - 1 और डिफरेंस है इसका 4 का, तो 5 + 6 को 4 से गुना कर दिए 24, 24 और 5 कितना हो जाता है 29। लेकिन ये AP में है, इसको कन्वर्ट कर दीजिएगा 1/29, ये रेसिप्रोकल हो जाता है तो 1/29 आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए आपको ऑप्शन में दिया गया 1/29, तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। फाइंड द HM बिटवीन 1 and 9। तो HM आपको पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है HM का। क्वेश्चन नंबर 11 HM आपको पूछा गया है 2 नंबर्स के बीच में, 1 और 9 के बीच में पूछा गया एक HM क्या होगा। तो HM का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2AB और यहाँ होता है A + B होता है। ठीक है, याद रखिएगा, और अगर याद नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आपको 2 नंबर के बीच में पूछा है तो फॉर्मूला आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूला कैसे क्रिएट कीजिएगा, 2 डिवाइडेड बाई जो भी रेसिप्रोकल होता है 1/A और 1/B होता है। ठीक है ना, याद रखिएगा 2 नंबर के बीच में, तो 2 नंबर लिख देंगे यहाँ पर 2, 1/A और 1/B। एक को A मान लीजिए, एक को B मान लीजिए, तो 2 अपना नंबर रहेगा। तो इसका एलसीएम आ जाएगा AB, तो यहाँ पर आ जाएगा B + A। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये A और B क्या हो जाएगा इनटू में आ जाएगा, यानी आपका फॉर्म आ जाएगा क्या 2AB, और इसको अरेंज करके लिख सकते हैं A + B हो जाएगा। ठीक है ना,
तो यहाँ पर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2ab और इसको अरेंज करके लिख दीजिए a प्लस बी। ये फॉर्मूला आपका बन गया, वही फॉर्मूला यहाँ लिखे हैं 2ab। तो यहाँ फॉर्मूला आपको बन गया 2a का वैल्यू क्या है, यहाँ पर a का वैल्यू 1 है तो यहाँ लिख दीजिए इंटू 1, और b का वैल्यू क्या है 9 है, और a प्लस बी मतलब 1 प्लस 9, तो 9 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 18, 9 और 1 10, 18 को 10 से डिवाइड कीजिएगा तो क्या आएगा 1.8 आएगा। देख लीजिए आपका ऑप्शन में कहीं मैच कर रहा है 1.8, हाँ ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन ए सही है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 11 तक हम लोग सॉल्व कर लिए। अब देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको दिया गया है इफ़ 1/8 x 3/2 आर इन HP देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। एक्स के का वैल्यू आपको अगर HP में पूछा जाता है तो डायरेक्टली आप जो हार्मोनिक मीन का आपको थोड़ी देर पहले जो क्वेश्चन बताएं 11 में, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी अप्लाई कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में आप लिखिएगा कि HM का ही अप्लाई कीजिएगा, या k इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं, या x का वैल्यू पूछा है तो x इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं कि 2ab बाई a प्लस बी कर दीजिए। तो 2a हो जाएगा 1/8 और b हो जाएगा 3/2, और a प्लस बी मतलब 1/8 प्लस 3/2 कर दीजिए, क्योंकि आपको x k कुछ भी पूछ दे तो वही हो गया ना, दो नंबर के बीच में आपको एक HM भी निकालना पड़ सकता है, तो इस टाइप का वही कॉन्सेप्ट हो जाता है। तो यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 8 दूनी 16, तो 2 8 16, इसको काट दीजिए यानी 3/8 में कन्वर्ट हो गया। और इसका एलसीएम ले लीजिए, 8 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा 8 ही आना चाहिए, 2 चौके 8, 2 एकम 2, तो एलसीएम 8 आ गया, 1 12, तो ये आपका आ जाएगा 3/8। इसको उल्टा कर दीजिए, 8 12 और 1 13, 8 8 कैंसिल हो गया, तो 3/13 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, 3/13, ठीक है ना। तो देख लीजिए आपका ऑप्शन मैच कर रहा है ऑप्शन सी के साथ, 3/13। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13, तो ये कॉम्बिनेशन का सवाल आपको दिया गया है। तो कॉम्बिनेशन का जो फॉर्मूला होता है, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। क्वेश्चन नंबर 13 में कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है NCR होता है, ठीक है। तो NCR का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है, यहाँ n का मतलब हो गया 60, मतलब ये इस फॉर्म में दिया हुआ है 60C 60, यानी n आपको 60 दिया, r भी 60 दिया, तो n फैक्टोरियल मतलब 60 का फैक्टोरियल, n माइनस आर मतलब हो गया 60 माइनस 60 फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल मतलब 60 फैक्टोरियल। तो यहाँ पर जो है 60 फैक्टोरियल लिख दीजिएगा, 60 में 60 माइनस कीजिएगा तो 0 फैक्टोरियल हो जाएगा, इंटू 60 फैक्टोरियल है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 1, 0 फैक्टोरियल का मतलब भी 1 होता है, तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन ए सही हो जाएगा 13 का। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको दिया हुआ है कि NP4 बराबर 360 है, ठीक है ना। NP4 बराबर 360 है, n का वैल्यू आपको निकालना है क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। NP4 मतलब परम्यूटेशन में आपको दिया गया है 14 नंबर, NP4 बराबर 360 दिया हुआ है। तो ये किस कॉन्सेप्ट में है, NPR के कॉन्सेप्ट में है, ठीक है ना। तो इसका फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल। कॉम्बिनेशन में क्या है कि सिर्फ r फैक्टोरियल इंटू हो जाता है दोबारा से, तो यहाँ पर n का मतलब n ही रहेगा, n फैक्टोरियल, n माइनस आर मतलब क्या हो जाएगा n माइनस 4 फैक्टोरियल इक्वल्स टू क्या है 360 आपको दिया गया है। तो उसको सॉल्व कर लीजिए। n फैक्टोरियल को आप ऐसे आगे बढ़ा सकते हैं, इसको n इंटू n माइनस 1, इसको एक्सपेंड कर सकते हैं n माइनस 2, n माइनस 3, जहाँ तक आपको ज़रूरत है, n माइनस 4 तक यहाँ पर ज़रूरत है। नीचे भी आप लिखिएगा n माइनस 4 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 360, तो ये दोनों कैंसिल हो गया। तो n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, और 360 को आप एलसीएम ले लीजिए। तो 360 का एलसीएम अगर आप लेते हैं 2 18 36, 2 45, 3 15, तो आपका आ रहा है 360 का ये। लेकिन आपको 1 2 3 4 पार्ट में आपको चाहिए, तो एक बड़ा नंबर हो गया 5, 3 को 2 से गुना करते हैं तो 6 4 3, 1 2 3 4। देखिए आपका जो नंबर होना चाहिए ना वो बिल्कुल डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, ठीक है ना। तो जैसे आप पहला जो नंबर लिखेंगे वो बिल्कुल बड़ा नंबर लिखेंगे, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 6 आ गया, एक नंबर आपको मिल गया 6। 6 के ठीक
जो कम नंबर होता है वो क्या होता है, 5 होता है। तो 6 के बाद क्या लिख दिया, 5। फिर क्या है, 2 दूनी 4, उसके बाद क्या है, 4 के बाद एक नंबर है 3, तो यहाँ लिख दिया 3, ठीक है ना। तो अब डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे 6 5 4 3। तो यानी n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 6। ये n-1 इक्वल्स टू अगर 5 लिखते हैं तो इसका मतलब भी वही हुआ 6। n-2 इक्वल्स टू 4 लिखते हैं तो इसका मतलब भी वही हो गया 6। n-3 इक्वल्स टू अगर लिखते हैं 3 तो इसका मतलब भी हो गया 6। तो इसीलिए आपका आंसर हो जाएगा n इक्वल्स टू 6। और जैसे इसको अगर लिखते हैं कि n-1 बराबर 5 है तो n का वैल्यू भी क्या आ जाएगा, 5 + 1 यानी 6 हो जाएगा। यानी सभी केसेस में आपका आंसर जो होगा वो 6 होगा, ठीक है। तो 14 नंबर का जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर फॉर्मूला पूछ लिया गया, NPR का फॉर्मूला क्या होता है। अभी आपको थोड़ी देर पहले लिख के बताए थे NPR का, n फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल। तो n फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको दिया गया कॉम्बिनेशन का सवाल है, बहुत ही आसान सा सवाल है। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, तो क्वेश्चन नंबर 16 में आपको दिया गया है कि NC12 है और NC8 है, ठीक है। तो n का वैल्यू क्या होगा वो निकालना है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि देखिए ये इस कॉन्सेप्ट में है, NC एक को x मान लीजिए, NC एक को y मान लीजिए, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है n इक्वल्स टू x प्लस वाई होता है। तो n वैसे ही रहने दीजिए, ये इसको आप x मान ले रहे 12 और इसको आप y मान ले रहे यानी 8। तो 12 और 8 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। तो n का वैल्यू कितना हो गया, 20। तो क्वेश्चन नंबर 16 का देख लीजिए, आपका ऑप्शन जो है वो ऑप्शन ए में मैच कर रहा है यानी 20 हो जाएगा। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन दिया गया डिटर्मिनेंट से। तो क्वेश्चन नंबर 17 में बहुत ही आसान सा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसको लिख लेते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है 9 12 और 3 और 4, आपको डिटर्मिनेंट दिया गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 9 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 36, बीच में माइनस का साइन होता है, 12 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 हो जाता है, तो 0 हो जाएगा आपका आंसर, 36 माइनस 36। तो इसलिए आपका 17 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 तक हम लोग सॉल्व कर लिए। उम्मीद है आपको क्वेश्चन के सभी आंसर समझ में आ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18 भी डिटर्मिनेंट का ही क्वेश्चन है। तो उसमें आपको दिया गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको कुछ वैल्यू दिया गया है, कुछ डिजिट्स लिखा हुआ है, तो उसका वैल्यू क्या आएगा वो कैलकुलेट हम लोग कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 में 111, फिर लिखा हुआ है 2 3 4 4 6 7 दिया हुआ है। तो ये प्लस में है, ये माइनस में है और ये प्लस में है, ठीक है ना। तो ये जो डिजिट्स लिखा हुआ है ये रो में लिखा हुआ है और ये जो डिजिट्स लिखा हुआ है ये कॉलम में लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप रो वाइज या कॉलम वाइज सॉल्व कर सकते हैं इजीली, कोई भी एक तरीका अप्लाई कर लेते हैं। तो रो वाइज अगर बनाते हैं तो +1 अगर लेते हैं, तो +1 अगर लेते हैं तो यहाँ से इस कॉलम में कोई डिजिट यूज़ नहीं होगा और इस रो में कोई डिजिट यूज़ नहीं होगा। तो क्या बच गया डिजिट्स आपके पास, 3, एक 4, एक 6 और एक 7। अब -2 अगर आप लेते हैं तो -2 अगर लेते हैं तो आपके लिए क्या क्या डिजिट्स बचेगा, 1 1 6 7। तो यहाँ लिखेंगे 1 1 6 और 7। +4 अगर लेते हैं तो +4 अगर लेते हैं तो यहाँ से क्या डिजिट्स बचेगा, 1 1 3 4, 1 1 3 4, ठीक है। सॉल्व करते हैं तो यहाँ लिखेंगे +1, 3 को 7 से मल्टीप्लाई कर लीजिए 21, 4 को 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए 24, -2 1 को 7 से मल्टीप्लाई कर लीजिए 7, 6 को 1 से मल्टीप्लाई कर लीजिए 6, +4 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए 4, 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर लीजिए 3। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 × -3, यहाँ -2 × 1 हो जाएगा और ये +4 × 1 हो जाएगा। तो -3 को अगर 1 से -3 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, +4 हो जाएगा। तो यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो -5 + 4 तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो देख लेते हैं आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 18 का। क्वेश्चन नंबर 18 का -1 है तो ये आपका 18 का ए हो जाएगा, ठीक है। 19 नंबर में दिया गया 1 मेथड ऑफ एक्सपेंडिंग डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 इज़। तो ये आपका जो याद रखिएगा एक्सपेंडिंग डिटर्मिनेंट में ऑर्डर 3 जो है ये किसका मेथड है, ये सारस का मेथड दिया गया है, ठीक है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, याद रखिएगा इसको, सारस मेथड। इफ़ द 2 कॉलम्स ऑफ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल, मतलब अगर बराबर रहता है, समरूप रहता है, देन इट्स वैल्यू जो है उसका वैल्यू क्या हो जाता है, उसका वैल्यू हो जाता है 0 हो जाता है। 2 कॉलम्स या 2 रोज भी लिख सकता है ऑफ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल,
कॉलम भी हो सकता है, रो भी हो सकता है, तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 20 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अ मैट्रिक्स विथ सिंगल कॉलम एंड एनी नंबर ऑफ रोज इज नोन एज, एक मैट्रिक्स है उसका सिंगल कॉलम है, एनी नंबर ऑफ रोज, तो सिंगल कॉलम का मतलब हो गया कॉलम मैट्रिक्स हो जाता है। ठीक है, सिंगल कॉलम का मतलब क्या हो जाता है, कॉलम मैट्रिक्स। देखिए इसको एग्जांपल के तौर पे आप समझ सकते हैं। तो जैसे आपको कॉलम दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 21 के लिए, तो जैसे हम लोग कोई भी डिजिट अगर लिखते हैं जैसे 5, 6 और 7, तो ये क्या हो गया, ये कॉलम में हो गया। ठीक है ना, और इसी को अगर आप लिख देते हैं 5, 6 और 7, तो ये क्या हो गया, रो में हो गया। ठीक है ना, तो वहाँ पर कॉलम कितना हुआ, एक हुआ। लेकिन अगर पूछा जाएगा यहाँ पर कि रो जो है, रो भी तो एक है, लेकिन कॉलम कितना हो गया, 1, 2, 3 हो गया। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको पूछा गया था सिंगल कॉलम है, तो सिंगल कॉलम में मतलब क्या हो जाएगा, कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे उसको। तो क्वेश्चन नंबर 21 के बाद क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा गया है कि इन अ रो मैट्रिक्स द नंबर ऑफ रो मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो कितना रहेगा, एक ही रहेगा, तो इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन एक सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में आपको दिया गया है कि द नंबर ऑफ इफ़ ए इक्वल्स टू, एलिमेंट्स आपको दिया ए और बी, देन विच वन इज़ नॉट सबसेट ऑफ ए, तो सबसेट आपको पूछा गया है। तो यहाँ पर जैसे 21 के बाद क्वेश्चन नंबर 22, तो ए इक्वल्स टू लिखा हुआ है, ए और बी है, ए इक्वल्स टू, ये सेट थ्योरी का सवाल है, ए और बी दिया हुआ है, तो ये आपको बोला गया है कि सबसेट नहीं है। तो सबसेट क्या क्या है, ए इसका सबसेट होगा, बी इसका सबसेट होगा, और फाई इसका सबसेट होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में क्या दिया गया है, ए है, बी है और फाई भी है, तो यहाँ पर 0 जो लिखा हुआ है ये इसका सबसेट नहीं है। तो 23 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है आप लोग के लिए, सेट थ्योरी से एक ये सवाल पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 24 में द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द पावर सेट, याद रखिएगा, ऑफ 1, 2, 3, 4 आर, पावर सेट अगर देता है तो इसका फॉर्मूला याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 के लिए ये 23 था। ठीक है, नंबर 23 था ये। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया गया था आपको द पावर सेट बोला है, तो पावर सेट का जो फॉर्मूला होता है वो 2 का पावर n होता है। ठीक है, 2 का पावर n होता है, तो यहाँ लिखिएगा 2, n का मतलब हो गया नंबर ऑफ डेटा, 1, 2, 3, 4, 5 दिया हुआ है, तो यहाँ 2 का पावर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 2 को 5 बार गुना कीजिए, 2 दूनी 4, 8, 16, 32, तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा 32 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जब भी आपको पूछेगा पावर सेट, तो आपका आंसर होगा 2 का पावर n लिखिएगा। उसके बाद जब भी आपका एलिमेंट दिया रहेगा, 4 एलिमेंट दे सकता है, 5 एलिमेंट दे सकता है, तो 2 का पावर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, याद रखिएगा। 25 नंबर में दिया द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ द सेट 1, 2, 3, 4, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, तो आपको याद रखना होगा। नॉन एम्प्टी सबसेट का जो है इसका भी एक फॉर्मूला है, 2 का पावर n-1 हो जाता है इसके लिए। ठीक है ना, नॉन एम्प्टी सेट के लिए अगर पूछा जाए तो 1, 2, 3, 4 डेटा दिया हुआ है, तो आप क्या लिखेंगे, 2 का पावर 4 हो जाएगा, -1 कर दीजिए, 2 को 4 बार गुना कीजिए, 2 दूनी 4, 8, 16, 16 में से 1 घटा दीजिए, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो इसीलिए आपका आंसर जो है 25 का बी हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। लिखा हुआ है यहाँ पर कि द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ 3x का पावर 4 विथ रिस्पेक्ट टू x विल बी, तो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट को ही हम लोग डिफरेंशिएशन बोलते हैं, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, तो 26 नंबर में आपको दिया हुआ है 3x का पावर 4, तो 26 नंबर में दिया हुआ है कि ये y का वैल्यू हमेशा दिया रहता है, 3x का पावर आपको 4 दिया हुआ है, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x आपको सॉल्व करना है। तो इसको लिखते हैं आप इस टाइप से, dy/dx के हिसाब से लिखते हैं। तो पहला आपको नंबर जो दिया हुआ है वो 3 दिया हुआ है, फिर आप लिखेंगे d/dx, और x का पावर क्या है, 4 है। ठीक है ना, तो डायरेक्टली आप लिखेंगे 3, उसका फिर क्या लिखते हैं, पावर लिखते हैं, फिर वेरिएबल लिखते हैं, और पावर जो रहता है उसमें से 1 घटा देते हैं, यानी 12x का पावर 3 हो जाता है। तो इसका फॉर्मूला आपका हो जाता है dy/dx, यानी इसका फॉर्मूला है आपका x का पावर n होता है। ठीक है, तो अब पहले क्या लिखते हैं, n लिखते हैं, फिर x लिखते हैं, और n-1 लिख लेते हैं, तो ये इसका फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएशन का। तो 12x³ आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका आंसर यहाँ पर दिया हुआ है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो 26 नंबर तक हम लोग सॉल्व कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 27 में दिया गया है,
क्वेश्चन नंबर 27 में दिया गया है कि y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, 27 नंबर में y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर x दिया हुआ है, dy बाई डी एक्स आपको कैलकुलेट करना है। तो ये u इंटू भी के फॉर्म में दिया हुआ है। तो पहले इसका फॉर्मूला लिख लीजिए, डी यू इंटू भी डी एक्स। तो इसका फॉर्मूला होता है भी डी यू प्लस यू डी भी, याद रखने के लिए, बाई डी एक्स। तो ये आप भी को पहले रखिए या यू को पहले रखिए, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो जैसे अगर आप भी को पहले रखते हैं तो क्या हो जाएगा, ई का पावर एक्स डी बाई डी एक्स, और यू का वैल्यू हो जाएगा एक्स स्क्वायर, प्लस यू का वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा डी ई का पावर एक्स, यहाँ हो जाएगा डी एक्स, ठीक है ना। तो ये डिफरेंशिएट नहीं होगा क्योंकि ये डी बाई डी एक्स के साथ नहीं है, तो ई का पावर एक्स, इसका डिफरेंशिएट करेगा तो क्या आएगा 2x आ जाएगा, प्लस क्योंकि 2 पहले आता फिर x होता, 2 में से 1 माइनस कीजिएगा तो 1 ही होगा, तो 2x हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएट नहीं होगा, एक्स स्क्वायर होगा, और ई एक्स का डिफरेंशिएशन नहीं होता है, और सॉरी ई का पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई का पावर एक्स ही होता है, कोई चेंजेस नहीं होता है, ये बोलना चाह रहे थे। तो ये इस फॉर्म में आ गया, तो आप इसको लिख सकते हैं इस टाइप से। तो पहले आप लिख सकते हैं ई का पावर एक्स जो है वो कॉमन है, तो आप लिख लीजिएगा ई का पावर एक्स लिख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ से जो है आपका कॉमन है एक्स है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ से एक्स भी कॉमन हो जा रहा है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 2 प्लस एक्स लिख सकते हैं। अब देखिए किस फॉर्म में दिया गया है, ई का पावर एक्स लिखा हुआ है, फिर एक्स है, इसको अरेंज कर दीजिएगा। तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, एक्स प्लस 2 भी लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है, और ई का पावर एक्स। तो इसीलिए आपका आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, तो इसीलिए ऑप्शन डी सही है, u इंटू भी के फॉर्म में था। अब ये इंटीग्रेशन का एक सवाल दिया गया है कि x का पावर 6 है, तो x का पावर 6 है, तो क्वेश्चन नंबर 28 का इंटीग्रेशन x का पावर 6 dx। तो ये सिंपल सा आप इसको सॉल्व कीजिएगा, ये n में +1 हो जाता है, ठीक है ना। तो x का पावर क्या हो जाएगा 6 + 1 डिवाइड बाई उतना ही होगा, 6 + 1 + c होता है, ठीक है। तो यह हो जाएगा x का पावर 7/7 प्लस c हो जाएगा इसका आंसर। हमेशा n+1 होता है, यानी x का पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1 होता है, ठीक है। तो आपका आंसर जो है x का पावर 7/7 प्लस c, तो ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 में आपको दिया गया है कि इंटीग्रेशन 2x + 3 दिया हुआ है और उसका पूरा पावर 5 है, तो उसके हिसाब से क्या इसका आंसर आएगा वो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 29 इंटीग्रेशन 2x + 3 का पावर क्या है 5, और यहाँ लिखा हुआ है dx, ठीक है ना। तो इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है, इसको आप पूरा x मान लीजिए या इसको u मान लीजिए, ठीक है ना। तो ये जो है लेट u का पावर क्या है 5 है, इसको u मान लिए। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये तो पूरा आपका वैल्यू रहेगा 2x + 3 का पावर क्या है 5, यानी 5 + 1 कीजिएगा, और डिवाइड में भी वही रखिएगा 5 + 1। तो ये आपका आ जाएगा 2x + 3 का पावर क्या हो जाएगा 6, और नीचे भी क्या है 6 है, ठीक है। लेकिन ये जो 2x + 3 है इसका फिर डिफ्रेंशिएट भी हम लोग को करना होगा, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएट डायरेक्टली आप क्वेश्चन बना रहे हैं तो इसीलिए आपको डायरेक्ट समझा रहे हैं। इसका 2x + 3 जो है इसका डिफ्रेंशिएट आप करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x + 3 का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 2 हो जाएगा। तो इसको आप डायरेक्टली क्या कीजिएगा, इंटीग्रेशन में क्या कीजिएगा 1/2 कर दीजिए इसको डायरेक्टली। तो क्या हो जाएगा 2x + 3 का होल पावर 6 है, और 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 12 प्लस c लगा दीजिए यहाँ पर। तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ पर कौन सा मैच कर रहा है, 2x + 3 का पूरा पावर 6 है डिवाइड बाई 12, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो आपको मल्टीपल चॉइस, तो जितना शॉर्ट आप बना सके तो ये आपका हो जाएगा। इसको पूरे टर्म को आप u मान लीजिए, t मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, तो जो भी वैल्यू है उसमें से +1 कीजिएगा, नीचे भी उतना ही कीजिएगा, और इसका डिफ्रेंशिएट करके उसको डिवाइड के फॉर्म में लिख दीजिएगा। तो 2x + 3 है तो क्या हो जाएगा इसका डिफ्रेंशिएशन 2 हो जाता है, तो 2 को क्या लिख दीजिएगा 1/2, तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 12 हो गया। तो इसलिए आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 29 का सी। 30 का दिया हुआ है आपको कि मीन ऑफ 5, 8, 11, 16, 15। तो मीन का मतलब क्या होता है, एवरेज होता है, तो ये डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते हैं। 8 और 5 13, यानी सबको प्लस कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 30 के लिए
क्वेश्चन नंबर 30 के लिए दिया गया है 5 + 8 + 11 + 16 + 15 दिया हुआ है। डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये आपका हो गया 5 और 6 11, 12 और 8 20, 20 और 5 25 हो जाएगा, और 2 1 3 1 4 1 5 हो जाएगा। 55/5 मतलब क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो 30 का ऑप्शन आपका हो जाएगा 11, ऑप्शन बी सही है। 31 में आपको पूछा गया फॉर्मूला, एक पूछा गया मीडियन का इंडिविजुअल सीरीज। कोई भी स्टैटिस्टिक्स में आपका सीरीज जो होता है वो 3 सीरीज होता है, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस। इंडिविजुअल में सिर्फ एक्स दिया रहता है, डिस्क्रीट में एक्स और एफ दिया रहता है, और कंटिन्यूस में क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दिया। इंडिविजुअल सीरीज का फॉर्मूला पूछ रहा है मीडियन में, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है n+1/2 टर्म हो जाता है, ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और डिस्क्रीट का भी फॉर्मूला वही होता है n+1/2। अगर पूछा जाता है डिस्क्रीट का फॉर्मूला क्या होगा, तो n+1/2 टर्म ही हो जाता है। 31 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 32 के बाद 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो इसमें मोड का आपको फॉर्मूला पता है कि 3 मीडियन - 2 मीन होता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा 32 का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इससे आपको क्वेश्चन भी बन सकता है, बहुत सारा क्वेश्चन भी बनाने के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 का, द सम ऑफ डेविएशन ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन ऑफ द सीरीज इज 0 बोला गया है, ठीक है। तो सम ऑफ द डेविएशन जब भी इंडिविजुअल बोला गया है ऑब्जर्वेशन, तो ये मीन में ही सिर्फ हो सकता है, मीन में ही पॉसिबल है कि जब dx आप निकालते हैं ना, डेविएशन का मतलब क्या हो जाता है dx, तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा मीन। विच ऑफ द फॉलोइंग एवरेज इज अ पोजिशनल एवरेज। पोजिशनल एवरेज मतलब बीच का, यानी पोजीशन का बात कर रहा है, तो यानी वो हो जाता है मीडियन। तो 34 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप इज करेक्ट। तो कौन सा फॉर्मूला बोल रहा है यहाँ पर सही है, तो कौन सा फॉर्मूला सही हो जाएगा, जीएम का फॉर्मूला आपको पता है एम इंटू एच एम होता है, ठीक है। एम का ये फॉर्मूला नहीं है, एच एम का फॉर्मूला नहीं है, जीएम का ये फॉर्मूला, तो जीएम इक्वल टू क्या होता है, √अंडर एम इंटू एच एम हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 35 का ऑप्शन सी सही है। 35 के बाद 36 दिया हुआ है कि इफ़ मीन ऑफ एक्स इज़ 50 देन द मीन ऑफ यू, आपको दिया गया है यहाँ पर कि 10 + 5x, तो इसका वैल्यू क्या होगा वो पूछ रहा है। तो 36 का तो ये लिख दीजिए u = 10 + 5x लिख दीजिए। तो 10 + 5 और x का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है, तो 50 लिख दीजिए यहाँ पर। तो 10 + 50 को 5 से गुना कीजिएगा तो 250, यानी 260 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सिंपल सा पूछा गया था आपको, तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा 36 का। 36 के बाद 37 आपको दिया गया है, मीडियन आपको पूछा गया। तो मीडियन जब भी आप बनाएंगे तो ये कौन सा सीरीज़ आप पहचान लीजिए, ये इंडिविजुअल सीरीज़ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 का जो ये इंडिविजुअल सीरीज़ हो, चाहे डिस्क्रीट हो चाहे कंटिन्यूअस हो, पहले आपको अरेंज करना पड़ता है। तो सबसे अच्छा रहेगा असेंडिंग ऑर्डर में इसको पहले अरेंज कर लीजिए। तो पहला जो नंबर होगा आपका वो क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा, ये पहला नंबर है। 40 के बाद क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। 50 के बाद क्या है, 60। 60 के बाद है 89। 89 के बाद क्या है, 90। 90 के बाद क्या है, 100, और 100 के बाद क्या है, 170। 1 2 3 4 5 6 7 नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 नंबरिंग कर दिए। तो इंडिविजुअल सीरीज है, तो अभी हम लोग फॉर्मूला देखे थे, n+1/2 टर्म होता है। तो n कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ डेटा क्या है, 7 है। तो 7 + 1 / 2 टर्म यानी 8/2 टर्म, यानी 4th टर्म आपका आंसर होगा, ठीक है। मीडियन में क्या होगा, 4th टर्म, यानी 4th टर्म क्या है, 89, इसलिए नंबरिंग कर दिया। तो 4th टर्म क्या है, 89 है। तो देख लीजिए है क्या 4th टर्म आपका, 4th टर्म जो है वो क्या हो जाएगा, 89 हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर ये ऑप्शन 80 की जगह 89 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 89 हो जाएगा। तो उसके बाद पूछा द जीएम ऑफ 1 5 एंड 25 का क्या होगा। तो जीएम आपको पूछा जा रहा है 1 5 और 25 का। तो जीएम का आपको फॉर्मूला आपको पता है, 3 डिजिट के बीच में दिया गया है, 37 के बाद 38। तो जीएम का फॉर्मूला हो जाएगा √अंडर, 3 नंबर है तो ABC कर दीजिए, या x1 x2 x3 कर दीजिए। तो क्या लिखा हुआ है, 1 5 और 25 दिया, 1 है 5 है और 25 है। तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ क्या है, क्यूब रूट है। तो 25 25 125, तो 125 का क्यूब रूट क्या होता है, 5 होता है। 5 को 3 बार गुना कीजिएगा 125 आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 38 का 5 हो जाएगा। तो 38 का आपका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट आपको दिया गया इफ़ AM ऑफ 2 आइटम्स 5 दिया हुआ है, GM आपको 4 दिया हुआ है, HM आपको निकालना है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला आप अप्लाई कर लीजिए कि GM = 39 का ये क्वेश्चन है।
39 में आपको जी एम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जी एम स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, ए एम इंटू एच एम का यूज़ कीजिए। तो जी एम स्क्वायर, जी एम आपको दिया हुआ है यहाँ पर 4 है, यानी 4 का स्क्वायर, और आपको ए एम आपको दिया हुआ है 5 है, और इंटू एच एम का वैल्यू आपको पूछ रहा है। तो 4 का स्क्वायर मतलब 16, ये इंटू में था, डिवाइड में लेके आ जाइए, एच एम का वैल्यू निकाल लीजिए, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, तो ये आपका वैल्यू हो गया एच एम का 3.2। तो एच एम का वैल्यू है 3.2, देख लीजिए आपका, हाँ आंसर है 39 का बी हो जाएगा 3.2। नेक्स्ट आपको दिया गया है कि एक फॉर्मूला है आपका यहाँ पर कि क्वेश्चन नंबर 40 में y और o इक्वल्स टू क्या होता है। तो y और o इक्वल्स टू ये जो है जो भी आपको यहाँ पर दिया हुआ है एडिटिव फॉर्म में होगा या मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में होगा। तो यहाँ एडिटिव तो नहीं है, कहीं प्लस तो नहीं लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई में दिया गया है, तो ये मल्टीप्लिकेटिव मॉडल है ये। तो ये t इंटू एस इंटू सी इंटू आई होता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा 40 का, ठीक है ना। 40 के बाद 41 देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। ट्रेंड एनालिसिस रेफर टू लॉन्ग टर्म टेंडेंसी टू, याद रखिएगा इसको, ट्रेंड एनालिसिस रेफर्स टू लॉन्ग टर्म टेंडेंसी टू, ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, या तो वो बढ़ सकता है या घट सकता है, ठीक है। तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग हो सकता है, तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। द सीजनल फ्लक्चुएशंस आर, सीजनल जो फ्लक्चुएशंस होता है वो क्या होता है, पीरियोडिक और रेगुलर होता है, वो हमेशा चेंजेस होता रहता है पीरियड के हिसाब से, ठीक है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी फैशन का बात कर रहे हैं वो हमेशा पीरियड के हिसाब से या चेंज होते रहता है, तो ऑप्शन बी सही है। अ बैग कंटेन्स, ये प्रोबेबिलिटी से आपको सवाल दे दिया गया। अ बैग कंटेन्स 3 ब्लैक एंड 2 रेड बॉल्स, 1 बॉल इज ड्रॉन, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी रेड। बहुत ही सिंपल सा आपको क्वेश्चन दे दिया गया 43 का। तो 43 में आपको दिया गया है कि 3 ब्लैक है और 2 रेड है, ठीक है। 3 ब्लैक बॉल है और 2 रेड बॉल है, यानी टोटल बॉल कितना हो गया, 5। टोटल बॉल हो गया 5। यहाँ पर क्या पूछा गया, रेड बॉल निकालने का पॉसिबिलिटी। तो रेड बॉल निकालने का पॉसिबिलिटी क्या होगा, 2 रेड बॉल है, टोटल बॉल है 5, यानी आपका आंसर हो जाएगा 2/5 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आपको पूछा जाता ब्लैक बॉल क्या होगा, तो ब्लैक बॉल के लिए क्या होगा, 3/5 हो जाता, तो आपका ऑप्शन ए हो जाता अगर ब्लैक बॉल पूछा जाता है। यहाँ पर क्या पूछा है, रेड पूछा है। क्वेश्चन नंबर 44, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड इन अ सिंगल टॉसिंग ऑफ अ कॉइन इज। तो अगर आप देखिए, अगर कॉइन को अगर उछालते हैं तो आपको 2 ही पॉसिबिलिटी होता है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अगर हेड भी पूछा जाएगा तो 1/2 होगा, और टेल भी अगर पूछा जाए तो 1/2 होगा। तो यहाँ पर क्या पूछा है आपको, यहाँ पर पूछा है कि हेड आने का क्या पॉसिबिलिटी होगा, तो हेड आने का पॉसिबिलिटी क्या होगा, 1/2। अगर टेल भी पूछा जाता तो 1/2 हो जाता। 44 के बाद हम लोग देख लेते हैं 45। 45 में क्या दिया गया है, 45 में दिया गया है कि एक डाइस यानी एक पासा फेंका गया, डाइस इज थ्रोन, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 या 6 आने का क्या पॉसिबिलिटी है, ठीक है। 43 के बाद 44 तो हो गया था, ठीक है ना। 45 हम लोग बताने जा रहे हैं। तो 45 में आपको दिया गया है कि एक डाइस फेंका गया है, तो उसमें आपको पूछा जा रहा है 4 या 6। तो डाइस में प्रिंटेड डिजिट रहता है 1 2 3 4 5 6 तक रहता है। तो 4 आने का पॉसिबिलिटी क्या है, एक ही बार है, तो इसलिए क्या हो जाएगा 1/6 टोटल पॉसिबिलिटी। और का कंडीशन है, मतलब एडिशनल थ्योरम प्लस हो जाएगा। 6 आने का पॉसिबिलिटी भी एक ही है, तो यह क्या हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। तो इसको अगर एलसीएम लीजिएगा तो 6 यानी 1 + 1 2, यानी कट जाएगा तो 1/3 आ जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1/3। तो 45 का ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 46 में आपको दिया गया है द प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडेज इन रैंडमली चूजन लीप ईयर इज, ठीक है ना। तो जब भी आपको पूछा जाएगा तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, लीप ईयर या नॉन लीप ईयर का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो जैसे 53 संडेज पूछा गया या लीप ईयर है, तो आपको याद रखिएगा लीप ईयर में जो है टोटल 366 डेज होता है, ठीक है ना। तो 366 को आप पहले देख लीजिए, संडे आने का पॉसिबिलिटी यानी 7 से उसको डिवाइड कर लीजिए, 7 × 5 = 35, 1 7 दूनी 14, 2 रिमाइंडर कितना बच जाता है 2, यानी 2 दिन एक्स्ट्रा होगा। तो वो 2 दिन आपका जो एक्स्ट्रा है, या तो वो मंडे ट्यूसडे हो सकता है, या तो वो ट्यूसडे वेंसडे हो सकता है, या तो वो वेडनेसडे थर्सडे हो सकता है, या तो वो थर्सडे फ्राइडे हो सकता है, या तो वो फ्राइडे सैटरडे हो सकता है, या सैटरडे संडे हो सकता है,
या संडे मंडे हो सकता है। तो यह क्या पूछा है, संडे। तो संडे आने का पॉसिबिलिटी क्या हुआ, यहाँ एक संडे है, यहाँ एक संडे है, तो इसका पॉसिबिलिटी क्या हो गया 2, और 1 2 3 4 5 6 7 कंडीशन है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 2/7 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 2/7, ऑप्शन डी सही है। अगर यहाँ पूछ देता है कि लीप ईयर, तो लीप ईयर में क्या होता है, आप डिवाइड कीजिएगा तो रिमेनिंग एक दिन एक्स्ट्रा आएगा। तो संडे आने का पॉसिबिलिटी लीप ईयर में, यहाँ पर जैसे लीप ईयर लिखा हुआ है, नॉन लीप ईयर लिख सकता है, नॉन लीप ईयर देता है तो इस कुछ भी दे दे तो उसका आंसर क्या आ जाएगा 1/7 आ जाएगा, क्योंकि 7 कंडीशन होगा और एक ही आपका दिन एक्स्ट्रा होता है उसमें, तो इसलिए आपका नॉन लीप ईयर में 1/7 आंसर होगा और लीप ईयर में आपका 2/7 आंसर होगा, ठीक है। ये शॉर्टकट आपको बता दिया गया। नेक्स्ट आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 47 में, बाइनोमियल थ्योरम मेथड इज बेस्ड ऑन। तो बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल एक्सपेंशन जो होता है वो बाइनोमियल थ्योरम पे बेस्ड होता है, तो 47 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है ना। और क्वेश्चन नंबर जो आपको 48 दिया गया है, तो उसमें लिखा हुआ है विच ऑफ द मेथड दैट कैन बी यूज्ड इन एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑफ इंटरपोलेशन, सॉल्व करने के लिए कौन सा मेथड अप्लाई किया जाता है, तो वो है लैग्रेंज मेथड, ठीक है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा 48 का। क्वेश्चन नंबर जो है 48 तक हम लोग सॉल्व कर लिए, टॉप 48 क्वेश्चंस। अब क्वेश्चन नंबर 49 जो है, क्वेश्चन नंबर 49 आपको एक क्वेश्चन 49 सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 49 आपका हो सकता है ऐसा कि अ कॉइन इज टॉस्ड, ये क्वेश्चन नंबर 49 का क्वेश्चन लिखे नहीं थे। अ कॉइन इज टॉस्ड 4 times, what is the probability, what is the probability of getting 2 heads, 2 हेड आने का क्या पॉसिबिलिटी आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन तो अभी नहीं ले रहे, आपको डायरेक्टली सॉल्व करके बता रहे। तो 4 टाइम्स अगर एक कॉइन को उछाला गया तो इसमें n क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 2 हेड्स आने का पॉसिबिलिटी, तो इसको r ले लीजिए, r = 2। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज़ कीजिएगा। तो बर्नौली थ्योरम में ये फॉर्मूला ये हमेशा याद रखिएगा, NCR, Q का पावर हो जाता है n - r और P का पावर क्या हो जाएगा r हो जाएगा, ठीक है ना। तो n के बदले में कितना लिखिएगा 4, यहाँ लिखिएगा कॉम्बिनेशन का C, और r कितना हो जाएगा 2। Q का मतलब यहाँ पर, P का मतलब होता है हैपनिंग ऑफ एन इवेंट और Q का मतलब होता है नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। तो हेड आने का पॉसिबिलिटी क्या होगा 1/2, और Q का मतलब यानी टेल आने का पॉसिबिलिटी क्या होगा 1/2। तो ये आप इसको हेड ले लीजिए और इसको टेल ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ Q का मतलब क्या हो गया टेल, तो 1/2 का पावर n - r मतलब 4 - 2, और P का मतलब हो गया 1/2, तो R का वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगा 2। तो 4C2, ये 1/2 का पावर 2 और ये 1/2 का पावर 2 हो जाएगा। तो 4 फैक्टोरियल, 4 में से 2 माइनस कीजिएगा 2 इंटू 2 फैक्टोरियल, और 1/2 बेस यहाँ पर है तो पावर क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। तो 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल तक इसको सॉल्व कर दीजिए, ताकि 2 फैक्टोरियल इससे कट जाएगा, और 2 इंटू 1 कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ 2 दूनी 4 16 हो जाएगा यहाँ पर, तो 2 फैक्टोरियल कट गया, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 8 जा 16 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 3/8। तो आपको ये पूछा जा सकता है अ कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन आपको दे सकता है ये लोग, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन नंबर जो है 50 ले लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 50 में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपको एक वैल्यू दे देगा डिटर्मिनेंट का। तो डिटर्मिनेंट का आपको वैल्यू दे देगा यहाँ पर कि x दे देगा, यहाँ 4 दे दिया, यहाँ पर 5 दे सकता है, और यहाँ पर आपको 8 दे दिया, और इक्वल्स टू यहाँ पर दे दिया 30। तो इसमें पूछा जाएगा फाइंड x, आपको पूछा जाएगा, ठीक है। तो x का वैल्यू आप कैसे निकालेंगे वो देख लीजिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, आप लिखिएगा 5x माइनस 8 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 32 इक्वल्स टू 30 आपको दिया हुआ है। तो 5x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 30, और यहाँ पर माइनस में था तो ये प्लस में आ जाएगा 32। तो 5x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 62। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 62/5, यानी 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 चौके 20, यानी 12.4 हो जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है मल्टीपल चॉइस में। तो टॉप 50 क्वेश्चन आप लोग को बता दिया गया है, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और ऑल द बेस्ट एग्ज़ाम के लिए आप लोग को 25 तारीख के एग्ज़ाम में अच्छा से आप
ये मल्टीपल चॉइस सॉल्व कीजिएगा। और भी आपके लिए मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस लेता आऊँगा, ठीक है। और तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो एग्ज़ाम में आपको हेल्प हो सके। और तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।